गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, अगला हमारा टॉपिक है जो अरहर की फसल में शेष रह गया था, उसका नाम है, देखना बेटा, यहाँ खाद एवं उर्वरक था। खाद एवं उर्वरक देखना। देखिए बेटा, यहाँ पर अन्य जो टॉपिक थे वैसे ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है कि किसान को उसका खाद एवं उर्वरक का सही निर्धारण करना है। तो देखना यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी देनी है, फास्फोरस कितना देना है और पोटेशियम कितना देना है। ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं, जो फसल के लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। यदि समय रहते हुए इन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये पूरी फसल को चौपट कर देता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के बुखार आ जाती हैं तो व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। जब तक वो बुखार की जो पैरासीटामोल है वो नहीं लेता है तब तक वो ठीक नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर पौधा कमज़ोर हो जाता है या अन्य वो पौधा पीला हो जाता है या फिर मुरझा जाता है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को कभी पीला नहीं होने देते हैं, कमज़ोर नहीं होने देते हैं, प्रोडक्शन अच्छा करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं। ये नाइट्रोजन यहाँ पर देखना अरहर में 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि में मिला हुए हैं। यहाँ पर आप लोग 10 से 20 भी ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जितनी कम लेंगे उतना ही अच्छा देना तो है। और देखना इसमें फास्फोरस देखना यहाँ पर 80 से 100 किलोग्राम और यहाँ पर पोटेशियम है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देना है। देखिए बेटा, जितना फास्फोरस आवश्यक है उतना ही पोटेशियम आवश्यक है, क्योंकि ये दाने को मजबूत करता है, दाने को चमकीला करता है। जैसे फास्फोरस क्या करता है, चमकीला करता है दाने को, उसका सुडौल बनाता है आकार, जिससे दाने की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो देखिए, अब हमारा देखना है, इसमें एक नोट डाल रहा हूँ, NOT नोट में आप लोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक बुआई से पहले भूमि में मिला देवें। ये ध्यान रखना आप लोग, कितना 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक मिलाएं। इसके बाद में देखिए अगला जो हमारा टॉपिक था वो है टाइम ऑफ सोविंग। यहाँ पर है बुआई का समय। तो इस फसल को आप लोग अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसकी जो थी कटाई अक्टूबर से नवंबर तक इसकी कटाई कर सकते हैं। कटाई था हमारा अगला पॉइंट, यहाँ पर कटाई था। तो यहाँ देखिए अक्टूबर से नवंबर तक इसकी कटाई कर ले हुए हैं। इसके बाद में देखना, इसके कीट देखना कि इस फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। ये भी मोस्ट और इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो यहां पर सबसे पहले हम कीट देखेंगे। कीट एवं व्याधियों में सबसे पहले हम कीट देखते हैं। तो कीट का पहला नाम यहां पर है फल मक्खी। कौन सा है? फल मक्खी। ये एक मक्खी होती है जिसके द्वारा फल को या अरहर की फली को खराब कर देता है, दाने का भ्रूण पोष खराब कर देता है। ये ऐसा इंसेक्ट होता है, ये ऐसी मक्खी होती है जिससे गिडार पैदा हो जाती हैं। इसके लिए आप लोग एंडोसल्फान 35 EC 20 ml दवा प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद में देखना अगला कीट आता है फली छेदक।
फली छेदक। यह कीट फलियों में सुरंग बनाकर दाने को खराब कर देता है। इसके लिए भी आप लोग एंडोसल्फान 35 EC, EC का मतलब होता है इमल्सन ऑफ हाई कंटेंशन, यहां पर आप लोग 20 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में देखना पत्ती लपेटक, पत्ती लपेटक। ये कीट क्या होता है? ये कीट क्या करता है? पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं और पौधा अपनी वृद्धि को रोक देता है, अर्थात ये पौधे की वृद्धि को रोक देता है। तो इस कीट को खत्म करने के लिए या नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एंडोसल्फान, वही एक दवा याद रखनी है। ये तीनों जो कीट हैं, तीनों कीट, ये देख लीजिए आप लोग, तीनों कीट हैं, उसके लिए आप एंडोसल्फान 35 EC प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ये ध्यान रखना, तीनों के लिए आप लोग एक ही दवा ले सकते हैं। इसके बाद में रोग आते हैं। रोग के अंदर देखिए बेटा, रोग के अंदर पहला रोग है, पहला रोग आपको बता रखा है, कौन सा बताया था मैंने? उकटा रोग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, उकटा रोग, जिसको हम अंग्रेजी में विल्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? विल्ट डिजीज। ये पौधे को मुरझा देता है। यह रोग कवक के द्वारा होता है, जिससे पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इसके लिए आप मेटासिस्टॉक्स नामक दवा का स्प्रे करें। और जिसको हम उकटा को हम कह सकते हैं, यहां पर झुलसा रोग भी दे रखा है, तो इससे वही बात है, विल्ट डिजीज कह दो या झुलसा रोग। ये रोग फंगस के द्वारा होता है और पौधा कुछ समय अचानक मुरझा कर नष्ट होता है और अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। ध्यान रखना। इसके बाद में कटाई एवं मंडाई, ये 115 से 20 दिन, अर्थात ये बहुत ही शीघ्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, तो आप इसकी कटाई कर ले में। और इसके साथ में अंतिम जो हमारा पॉइंट है, उपज, इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है? तो उपज देखिए बेटा, इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। कितनी? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिए, हम जितने भी इसके पॉइंट थे हम आपको क्लियर कर दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। भंडारण भी इसका पॉइंट है, आपकी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन मैं बता रहा हूं। भंडारण, तो इसके अंदर आप लोग दाने में 8 से 10% नमी होने पर इसका भंडारण कर लेवे। तो इसका आपने खाद उर्वरक देखा है, बुआई का समय देखा है, कीट एवं रोग देख लिया है और उपज देख लिया है, इसके अंतिम में भंडारण भी देख लिया आपने। इसके बाद में हमारी जो ये फसल थी कौन सी? अरहर। ये 4 नंबर पर थी। कितने पर? लेगुमिनेसी कुल में कितने नंबर पर थी? 4 नंबर पर थी। तो अब हमारी जो अगली फसल आती है, देखना बेटा, अगली फसल आती है, देखना ध्यान से बेटा। अगली फसल देखिए आप, चौला है। कौन सी है? चौला है अगली फसल, चौला। चौला देखिए बेटा, क्या है? चौला है, जिसको हम कॉमन नाम किस नाम से जानते हैं? देखना, COW, काउपी। ये देखिए आप लोग, काउपी के नाम से जानते हैं। चौले को किस नाम जानते हैं? काउपी। देखना, मैं हिंदी में भी आप यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, काउपी। देखना, ये रहा काउपी, जिसको काउ मीन्स क्या होता है? गाय। पी का मतलब क्या होता है? मटर होता है बेटा। और इसको हम साधारण नाम से
लोबिया भी कहते हैं। लोबिया देखिए, लोबिया देखिए, लोबिया। अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि इसमें जंगली चंवला कौन सा है और जो हमारा जो लोबिया है ओरिजिनलिटी, जिसको लोबिया के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग चंवला कहते हैं या जो अपनी भाषा में जो किसान बोलते हैं चूड़ी, चूड़ी कहते हैं। और हम ऐसे इसको क्या बोलेंगे एग्रीकल्चर भाषा में, चंवला कहेंगे या फिर हम कौपी कहेंगे या लोबिया कहेंगे। तो ये देखना बेटा, इसका भी क्या था देखना, इसका वानस्पतिक नाम देखते हैं हम। देखिए आप लोग, वानस्पतिक नाम जिसको हम कहते हैं बोटनिकल नेम, विग्ना, विग्ना अंगुई कुलाटा, अंगुई कुलाटा। देखना आप लोग, इसका नाम देखिए आप लोग, अंगुई कुलाटा। देखिए क्या है, विग्ना अंगुई कुलाटा। या हम इसको अंग्रेजी के अंदर अगर हम सही लिखते हैं तो अंजू कुलाटा भी कह सकते हैं हम। क्या है, विग्ना अंगुई कुलाटा। आपके यहाँ बोर्ड सिलेबस के अंदर बेटा क्या दे रखा है, विग्ना अंगुई कुलाटा दे रखा है, जो जंगली अवस्था में होता है। किस अवस्था में है, जंगली, जंगली लोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगली लोबिया कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये कौन सा है, जंगली लोबिया। विग्ना अंगुई कुलाटा है जो क्या है, किसका है, जंगली लोबिया का वानस्पतिक नाम है। और जो हम साधारण लोबिया बोलते हैं या चूली कहते हैं या चंवला कहते हैं, उसका नाम है विग्ना, विग्ना साइनेंसिस। देखिए बेटा, यहां पर बोर्ड पर ध्यान से देखिए आप लोग, विग्ना साइनेंसिस ये है जिसको मानव उपयोग में लाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, लोबिया। ये देखिए अलग अलग बताया है मैंने, इसको देखिए आपकी जंगली अवस्था से उठाया है, जंगली लोबिया का वानस्पतिक नाम दिया है विग्ना अंगुई कुलाटा। या हम जो लोबिया का उपयोग करते हैं उसका नाम है विग्ना साइनेंसिस। ये ध्यान रखिए बेटा, क्या नाम है, विग्ना साइनेंसिस, जिसका मानव उपभोग करता है। और ये देखना, ये क्या है, जंगली लोबिया, जिसका उपयोग कौन करता है, पशु करता है, या विभिन्न आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए उपयोग में लेते होंगे। ये ध्यान रखना, लेकिन जो ये है खाने के लिए काम में लिया जाता है विग्ना साइनेंसिस, जो ये ओल्ड नेम है इसका। ये आप लोग ओल्ड नेम के नाम से हमारी जो बुकें हैं, जो हाई लेवल की बुक्स है, उसके अंदर विग्ना साइनेंसिस दे रखा है, लेकिन आपके यहाँ सीनियर्स के अंदर विग्ना अंगुई कुलाटा दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखना बेटा, ये किस परिवार से बिलोंग करता है, किस कुल का है, देखना ये, क्योंकि मैंने लेग्यूमिनस कुल की ये जो 5वें नंबर की फसल चल रही है आपकी क्रियल्स क्रॉप में 6 क्रॉप्स हो गई है आपकी, इसके साथ में ये 5वें नंबर पर आ रही है चंवला, जिसका परिवार जो लेग्यूमिनेसी कुल की बात कर रहे हैं वो किस कुल में आएगी, फेबेसी कुल में आएगी। किस में आएगी, फेबेसी कुल में आएगी, फेबेसी कुल में आएगी। ये ध्यान रखना, फेबेसी कुल, फेबेसी कुल। ठीक है, इसके बाद में देखिए बेटा, ये फेबेसी कुल ओरिजिन देखना, इसका ओरिजिन देखना। आपके यहां पर बुक में दे रखा मध्य अमेरिका, अमेरिका नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका, मध्य अफ्रीका दे रखा है आपकी बुक के अंदर। लेकिन यहां पर बड़ी जो नोटबुक है, जो राइटर है, उसमें केवल अफ्रीका दे रखा है। क्या दे रखा है, अफ्रीका दे रखा है। और आपके यहां पर 12वीं सिलेबस में क्या दे रखा है, मध्य अफ्रीका। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, किसकी करते हैं, इंपॉर्टेंस की करते हैं। किसकी करते हैं, महत्व की, महत्व। चंवला की जो फसल है वो हरी फलियां, कोमा दाना, कोमा हे एवं साइलेज बनाने के लिए की जाती है। ये ध्यान रखना, यहां पर हे और साइलेज
साइलेज, जिसकी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, जिस घास में या जिस चारे में 15% से कम नमी पाई जाती है उसको हम हे कहते हैं। क्या कहते हैं? हे कहते हैं, जिसको सूखा चारा के नाम से जानते हैं बेटा। इसको पशु बड़े चाव से खाता है तो इस चमड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इससे साइलेज जिसमें 50% से अधिक नमी पाई जाती है उसको हम साइलेज कहते हैं। देखिए बेटा, साइलेज बनाने के लिए इसकी हरी अवस्था में इसको काट लिया जाता है और पिट में दबा दिया जाता है। पिट का मतलब होता है गड्ढे में दबा दिया जाता है। और ये जिस प्रकार से अचार तैयार होता है, जैसे हम केरी का अचार तैयार करते हैं, अब देखना आप केरी का अचार कितना स्वादिष्ट लगता है, आपको लगता है ना? तो उसी प्रकार से बेटा ये साइलेज भी पशुओं के लिए एक अचार का कार्य करता है जो भोजन को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। इसलिए इसको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या करते हैं, हम पिट में दबा देते हैं और समय जब आपको आवश्यक होती है, जिसे अचार निकालते हैं ना, उसी प्रकार से साइलेज को निकाल के पशुओं को खिलाया जाता है। ये खराब नहीं होता है, खराब उस अवस्था में होता है जब हवा लग जाती है इसके, तो इसके अंदर फंगस आ जाती है। जैसे अचार के अंदर फंगस आ जाती है ना, उसी प्रकार से साइलेज में भी फंगस आ जाती है। ध्यान रखना आप लोग, तो ये ध्यान रखना, इसकी हे और साइलेज बनाई जाती हैं। ठीक है बेटा। अब इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई अच्छी प्रकार से, तो आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ में और क्या होता है, इसके दाने में प्रोटीन, इसके दाने में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 23% पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 23% प्रोटीन पाई जाती हैं। और इसके अंदर देखना, ये प्रोटीन का एक जो अमीनो अम्ल है उसका नाम बता रहा हूं, जो जेट में आ जाता है, मिथ्योनिन। क्या क्या? मिथोयोनिन। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दाने को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है और मनुष्य को स्वस्थ रखने का कार्य भी करता है। इसलिए ध्यान रखना, ये मिथोनिन अम्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जेट के अंदर कई बार ये प्रश्न आ जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखना, मिथ्योनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में देखना, जो चवला है उसकी राजस्थान में देखना कहां कहां खेती होती है। राजस्थान में चवले की खेती कहां कहां होती है तो मैं आपको बता रहा हूं। अलवर है, कहां? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और जयपुर, श्रीगंगानगर। जयपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर। और अगला है कहां की जाती है? अगला जिले में, और कहां, कौन से जिले में की जाती है? झालावाड़ में की जाती है। ध्यान रखिए, झालावाड़ आधी जिलों में इसकी खेती की जाती है बेटा। ये ध्यान रखना आप लोग, ये आपके सामने इसका इंपॉर्टेंस बताया है कि इसकी खेती क्यों की जाती है, तो मैंने आपको स्पष्ट किया है। इसकी दाने, हरी फलियों एवं पौष्टिक चारे के लिए इसकी खेती की जाती हैं। और यह इसके अंदर, दानों के अंदर कितना 23% प्रोटीन पाई जाती हैं और इसके अंदर मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। राजस्थान में इसकी खेती कहाँ है? भरतपुर, अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़ आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसकी आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग इसका अध्ययन करना, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था कि लोबिया क्या है।
क्योंकि लोबिया के नाम से भी आपके यहाँ पर चवलाई दे रखा है, लेकिन जेट के जो कंपटीशन है या अन्य कंपटीशन है एग्रीकल्चर की, उसमें लोबिया के नाम से आता है। तो ध्यान रखना, इसको कॉफी भी कहते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है? कॉफी भी है। क्या कहते हैं? कॉफी नहीं, काउपी है। ध्यान रखना, कॉफी तो पीने वाली होती है, अरे कॉफी लिखने वाली होती है। ध्यान रखना इस बात का। तो इसका नाम है काउपी है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ये देखना जंगली लोबिया है, और ये साधारण जो हम खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसका अलग अलग वानस्पतिक नाम दे रखा है जो आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। इसका क्लाइमेट देखना कि इसका क्लाइमेट कैसे है, इसकी जलवायु किस प्रकार की होती है, ये चीज ध्यान रखना कि इसकी सफल खेती के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप लोग बेटा, क्लाइमेट, जलवायु, चवले की सफल खेती के लिए ग्रीष्म व कौन सी वर्षा ऋतु, कौन सी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ये ध्यान रखना। वर्षा ऋतु इसकी सफल खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। देखना जलवायु ग्रीष्म व वर्षा ऋतु की जलवायु में या मौसम में सफलतापूर्वक यदि आप लोग कह सकते हैं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, नम व गर्म जलवायु की आवश्यकता रहती है। ये ध्यान रखना, ये पौधा ज्यादा सूखा व गर्मी को सहन करने वाला होता है, ज्यादा सूखा व गर्म मौसम को सहन कर लेता है। और ये देखना बेटा, ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान को सहन कर लेता है। कितना? 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को। ध्यान रखना, आपसे यहां बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि जो चंवले की फसल है वो अधिकतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर लेता है। जो इस मौसम के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ चंवले की खेती कर रखी है और अच्छे भाव ले रहे हैं, वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी अभी सहन करने की क्षमता रखती हैं। उसकी फलियां हरी बनी रहती हैं और पौधा हरा बना रहता है। तो देखिए बेटा, यहां पर जो ये 49 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ये चंवले की फसल आसानी से इसको सफलतापूर्वक क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। इसी के साथ में देखना बेटा, जो सीड है, जर्मिनेट है, वो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड करता है? तो यहां पर 14 से 15 डिग्री, 14 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। देखिए बेटा, ठीक है, ग्रीष्म व वर्षा ऋतु, और ये हाईएस्ट 49 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहां पर ये सूखा और गर्म मौसम सहन करने की क्षमता रखता है। और साथ में देखना बीज अंकुरण कितने पर? 14 डिग्री से केवल 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान इसको चाहिए बीज अंकुरण के लिए। इसमें भी जर्मिनेट हो जाता है, वो इतने टेम्परेचर पर तो वो जर्मिनेट होता है। ये जेड का पर्सन बन जाता है। यहां पर 2-3 पर्सन है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखिए आप लोग। ठीक है, आगे चले। इसके बाद में देखना बेटा, मर्दा देखना आप लोग कि इसके लिए मर्दा, कैसी मर्दा चाहिए। तो यहां पर देखना, सोयल देखना आप लोग, मर्दा। इसकी सफल खेती के लिए, चंवले की सफल खेती के लिए हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है, वह मृदा जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है उसको हम हल्की दोमट मृदा भी कह सकते हैं। भारी दोमट मृदा क्या होती है? जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात इसके कण थोड़े मोटे होते हैं, उसके कण थोड़े मृदा के क्या होंगे? महीन होंगे। यही अंतर है हल्की और भारी दोमट मृदा में, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये देखिए, भूमि का पीएच मान देखना, भूमि का पीएच मान यहां पर देखना बेटा 7.5 उपयुक्त रहता है। मृदा का पीएच मान कितना? 7.5 पीएच बहुत ही अच्छा रहता है।
भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी है बेटा, और इसके साथ में क्या करना है, भूमि कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग ये जितने भी पॉइंट है उसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए बेटा अगला पॉइंट आता है, मृदा के बाद में हम किसका चयन करते हैं, किस्म का चयन करते हैं। तो यहां पर देखिए आप उन्नतशील कह दीजिए, उन्नतशील या उन्नत किस्में। देखिए यहां पर मैं मृदा के बाद में इस उन्नतशील किस्म ली है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आरएस यहां पर पॉइंट है RS 9, कौन सी RS 9, C 152 यहां पर क्या है C 152 और FS 68 और JC 5 और JC 10 RS 9 C 152 FS 68 JC 5 JC 10 और RC 101 ये जो किस्म है वो बहुत ही बढ़िया है। चवले की जो किस्म है ये 5-6 किस्म है, देखना आप लोग 2 नंबर पर देखना, 3 नंबर पर देखिए 4, ये 5 और 6 किस्म बताइए यहां पर। RS 9 152 FS यहां पर पॉइंट बिंदु लगा रखा, देखना मैं यहां आप लोग को दिख रही होगी, FS 68 JC 5 JC 10 RC 101। ये देखना ये 6 किस्म ली हैं, इसको आप लोग सिस्टोमेटिक तरीके से उतारना बेटा, और अपने अंगुली की जो टिप्स है यहां पर देखना, इस पर देखना आप लोग, और इसको उतार कर देखना। जैसे RC 9 है, C 152 है, FS 68 है, JC 5 है, JC 10 है और RC कितनी है, RC 101। इस प्रकार से याद करना है, अपने आप ही ये किस्म याद हो जाएगी। इसके बाद में देखना हमारा अगला पॉइंट आता है सीड रेट, क्योंकि हमने किस्म का निर्धारण कर लिया है, और किस्म का निर्धारण करने के बाद में सीधे किस पर आना है, सीड रेट पर आता है। कितने पर आना है, सीड रेट पर आना है। तो यहां पर बीज दर देखना कितना लेने हैं, 15 से 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ये शुद्ध फसल लेनी है। कैसी शुद्ध फसल, ये शुद्ध फसल लेनी है आपको, शुद्ध फसल 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको बीज की दर लेनी है। और ग्रीष्म ऋतु में कितनी लेनी है अपने को, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ये ग्रीष्म ऋतु में लेना है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर लेना है। ठीक है बेटा, कब लेना है, ग्रीष्म ऋतु में लेना है। कितना, 25 से 30 किलोग्राम। ये देखिए आप लोग, शुद्ध फसल में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से लेना है, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको कितना लेना है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। यहां पर अगला हमारा टॉपिक है, यहां पर देखना इससे निकलेगा सीड ट्रीटमेंट। देखना सीड ट्रीटमेंट, यहां पर देखिए बेटा, बीज की मात्रा का निर्धारण किया तो हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे, बीजोपचार करेंगे। क्या करेंगे, बीजोपचार करेंगे। तो बीजोपचार करने के लिए ध्यान रखना, बीज को बोने से पहले आप लोगों को थायरम या कैप्टान ले सकते हैं, या स्ट्रेप्टोसाइकिन ले सकते हैं, या बॉर्डोमिसल ले सकते हैं। आप लोग जो फंगिसाइड्स दवा है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। यहां पर मैंने थायरम ली है, तो ये 3 ग्राम लेनी है आप लोगों को। कितनी लेनी है, 3 ग्राम। यहां पर देखना ये प्रति का चिन्ह है, और यहां पर केजी कर दिया, तो 1 किलोग्राम के हिसाब से कितना, 1 किलोग्राम में कितना लेंगे, 3 किलोग्राम। तो ये 3 ग्राम लेंगे। तो इन 3 ग्राम दवा को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। और उसके बाद में क्या करेंगे, उपचारित कर लिया, उपचारित करने में हम राइजोबियम कल्चर भी ले सकते हैं। हम राइजोबियम कल्चर किस प्रकार से लेंगे, जैसे मूंग की फसल में लिया था आपने,
कि 250 ग्राम गुड़ 1 लीटर पानी, इसको हमने गर्म पानी में घोल लिया। घोलने के बाद में क्या किया, राइजोबियम कल्चर कितना पैकेट डाल दिया, 600 ग्राम का डाल दिया हमने। 600 ग्राम क्या डाला, राइजोबियम कल्चर डाल दिया। ठंडा होने पर, ये ध्यान रखना, ठंडा होने पर हमने ये कल्चर डाला। उसके बाद में हमने इसको घोल लिया। घोल बनाकर इसकी इन बीजों पर इसकी परत छड़ा देते हैं और उस छांव में सुखाकर इसकी बुआई के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद में देखना बेटा, यहां पर देखना अगला पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है, पौध अंतरण। देखिए आप लोग, पौध अंतरण देखिए, पौध अंतरण कितना रखना है, पौध अंतरण देखिए आप लोग, यहां पर L गुना L, लाइन टू लाइन, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी है, 30 सेंटीमीटर रखनी है बेटा। कितनी, 30 सेंटीमीटर। P इंटू P, यहां पर कितना रखना है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी ली है हमने, कितनी ली, 10 सेंटीमीटर दूरी ली है। ठीक है, यहां पर ये पौध अंतरण छोटे छोटे पॉइंट है। अगर आप इसको शुरुआत से लेकर अंत तक इस फसल को देखते हैं तो ऐसा प्रश्न कोई नहीं रहता है जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। यहां पर क्लियर है, पौध अंतरण है, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर लीजिए और P इंटू P 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल के अंदर भी सीड बेड बना लेते हैं तो इसके अंदर आपको लाइन से लाइन और पंक्ति से पंक्ति दूरी पूछ लेते हैं तो आप लोग गलत कर देते हैं। इसलिए आप लोग अभी से याद रखो ना, कहां गलत होगा देखना, आप इसको याद रखिए। इसके बाद में पौध अंतरण के बाद में देखिए आप लोग खाद एवं उर्वरक देखना, खाद एवं उर्वरक देखिए बेटा, खाद एवं उर्वरक। तो यहां पर देखना जो मेन्योर खाद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और देखिए ये उर्वरक है, इसको सिस्टोमेटिक तरीके से लेना है आपको। किससे लेना है, सिस्टोमेटिक तरीके से लेना है। तो आप लोग ध्यान रखिए, यहां पर जो नाइट्रोजन है वो कितना लेना है, और यहां फास्फोरस, क्योंकि पोटेशियम यहां पर आपको देना नहीं है। इसके जगह आप लोग अन्य खाद जैसे जिंक है वो आप लोग भूमि में मिला सकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान की भूमि में जिंक न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है। इसलिए आप 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग बुआई से पहले भूमि में मिला दें। तो कितना लेना है आप लोगों को, 20 से 30 किलोग्राम ले सकते हैं। कितना, ये सॉरी 15 से 20 किलोग्राम ले लो, 15 से 20 किलोग्राम ले लो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। और ये ले लीजिए आप लोग 30 किलोग्राम तक रख लीजिए, आप लोग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लोग काम में लीजिए। ठीक है, ये है क्या करता है, ये दाने की चमक बढ़ाता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, दाने की चमक बढ़ाता है, दानों का आकार सुडौल करता है। तो ये ध्यान रखिए, गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य फास्फोरस का है। ये क्या करता है, क्योंकि इसकी जड़ों में क्या है, नॉट्स हैं, और ये 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जनते ये सक्रिय हो जाता है। और ये फास्फोरस है जो भूमि जो बीज हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में देखना आप लोग सिंचाई देखिए, सिंचाई इरिगेशन। तो इसके अंदर इरिगेशन कब करना है, पुष्पावस्था में। पहले कब करना है, पुष्पावस्था में। पुष्प आते समय इसकी पहली सिंचाई करें, क्योंकि इसको पानी की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। वर्षाकालीन फसल है, यदि वर्षा न होती है तो इसको 1-2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जो मैं आपके सामने यहां पर बोर्ड के सामने लिख रहा हूं। देखना आप लोग, पहली सिंचाई पुष्पावस्था पर करेंगे और दूसरी सिंचाई कब करेंगे, फलियां बनते समय, फलियां बनते समय। ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये दोनों सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा फसल का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, पुष्प अवस्था में आपको भूमि के अंदर नमी रखना है और फलियां बनते समय रखनी है। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ये सिंचाइयां, इरिगेशन, क्योंकि ये क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की, क्रांतिक अवस्था। तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है कि ये वह अवस्था है जिसमें फसल को पानी देना अति आवश्यक होता है। इसको हम क्रिटिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में देखना बेटा, आगे चलते हैं, हम सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, वीड्स कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, अंतराकृषि करेंगे। क्या करेंगे, अंतराकृषि।
आप लोग खरपतवार नियंत्रण भी कह सकते हैं इसको, या अंतराकृषि भी कह सकते हैं। तो अंतराकृषि में क्या होंगे कि हम बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद में क्या करेंगे, हम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में क्या करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम कौन सी दवा लेंगे, यहां पर फ्लू, ये देखिए आप लोग, दिख रहा ना आपको, फ्लूक्लोरेलिन। क्या बताया, फ्लूक्लोरेलिन। ये ध्यान रखना, कितनी लेनी है, 1 kg। हाँ, कितना, 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज को बोने से पहले भूमि में अच्छी प्रकार से मिला देंगे। तो ये थे हमारे अंतराकृषि तक हमने जानकारी प्राप्त की है, कहां सिंचाई किया, अंतराकृषि की। उसके बाद में देखना इसका टाइम ऑफ सोविंग। तो आप लोग इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं। जैसे पछिती में जैसे ग्रीष्म ऋतु में ले रहे हैं, तो आप लोग जैसे मानसून शुरू होते हैं जून जुलाई में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। आप लोग देखिए इसको, देख ले, बुआई कब करेंगे, जून टू जुलाई के अंदर, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट हमारा आता है कीट। अगला क्या है, कीट है, इंसेक्ट। देखिए इसका इंसेक्ट, कीट। इसके अंदर कीट जैसे कातरा है, फली छेदक है, और फली छेदक के बाद में देना पति लपेटक है, पित्तशिरा रोग है, ये झुलसा रोग है। ये 2-3 रोग लगते हैं, 2-3 कीट लगते हैं। तो यहां पर देखना, मैं कातरा कीट बता रहा हूं आपको, कातरा। ये कीट क्या करता है, फसल के शीर्ष भाग को काटकर क्या कर देता है, क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, एंडोसल्फान। एंडोसल्फान 35 सीसी 20 ml दवा को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में जो रोग हैं, हम रोगों के बारे में कल बात करेंगे। तो देखना बेटा, इस फसल को आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से देखना, क्योंकि मैंने लगभग इसके पॉइंट बता दिए हैं, 1-2 पॉइंट और रह गए हैं जो हम इन पॉइंटों के बारे में कल बात करेंगे। तो इसको समझना। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं इसके लिए आपको ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।